सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। आज है 12 सितंबर 2025। देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ मैं आपका होस्ट अनीस अंसार लेकर आया हूं ग्लोबल आवाज पर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। अब बिना वक्त गंवाए खबर देखिए। देश की सियासत ने फिर गूंज उठा एक बड़ा आरोप। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक छेड़ दिया वोट चोरी का मुद्दा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो जल्द ही डायनेमिक और एक्सप्लोसिव सबूत पेश करेंगे। राहुल ने दावा किया कि पूरे देश में वोट चोर का, दद चोर का नारा आग की तरह फैल रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे सबूत आएंगे और सब साफ हो जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी कौन से सबूत सामने लाते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत पर अमेरिका की नजरें और गहरी हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस सर्जियो गोर को भारत में राजदूत नामित किया है, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना ही अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गोर ने दावा किया कि आने वाले दिनों में ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार बनेगा और अगर उनकी नियुक्ति पक्की हुई तो 38 साल की उम्र में वो भारत में अब तक के सबसे युवा अमेरिकी राजदूत कहलाएंगे। यानी आने वाले वक्त में भारत अमेरिका रिश्तों पर बड़ा खेल तय है। अगली खबर देखिए। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को मेल के जरिए बम की धमकी मिली है। PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि धमकी मिलने के बाद जजों ने कुछ समय के लिए कार्यवाही रोक दी। वहीं समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि मेल मिलते ही दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और कोर्ट खाली करा लिया। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि यह मेल किसकी ओर से भेजा गया है। भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति। CP राधाकृष्णन ने शुक्रवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। 67 वर्षीय राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए चुनाव में 452 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि विपक्षी उम्मीदवार भी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे, जो पद छोड़ने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। अगली खबर देखिए। मध्य पूर्व के हालात पर पाकिस्तान ने लिया सख्त रुख। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की और इसराइल की आक्रामकता रोकने की मांग उठाई। दोहा में हमास नेताओं पर हुए इसराइली हमलों के बाद कई देशों की तरफ पाकिस्तान ने भी कतर को पूरा समर्थन दिया है। शहबाज शरीफ ने साफ कहा, पाकिस्तान इस कठिन समय में कतर के अमीर, शाही परिवार और कतर की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अगली खबर देखिए। नेपाल में जेन जी आंदोलन के बाद हालात तनावपूर्ण है और अब वहां सियासी भूचाल। खबर है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नई सरकार का मुखिया बनाने पर सहमति बन गई है। रिपोर्टों के मुताबिक यह फैसला राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल की मौजूदगी में लिया गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह निर्णय आगे बढ़ा तो कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, यानी देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़। ब्राजील से आई है एक बड़ी खबर। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने का दोषी पाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 27 साल 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 5 जजों के पैनल में से 4 ने उन्हें दोषी ठहराया, जबकि एक ने बरी करने के पक्ष में वोट दिया। कोर्ट ने कहा, 2022 में चुनाव हारने के बाद बोल्सोनारो ने सत्ता में बने रहने के लिए साजिश रची थी। हालांकि उनके वकीलों ने इस सजा को बेहद ज्यादा बताते हुए अपील करने का ऐलान किया है। अगली खबर देखिए। भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर फिर दोहराई शांति की अपील। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की से बातचीत की और कहा कि भारत चाहता है युद्ध जल्द खत्म हो और एक स्थायी समाधान निकले। ये बातचीत ऐसे समय हुई जब पोलैंड ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान 19 बार ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसे और कई को मार गिराया गया। रूस ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह रक्षा मंत्रालय का मामला है, हम टिप्पणी नहीं करेंगे। मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद को गहरा झटका। इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक ऐसा कदम उठा दिया है जिससे फलस्तीनी राज्य का सपना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने
कब्जाए गए वेस्ट बैंक में विवादित बस्तियों के विस्तार की योजना को आगे बढ़ा दिया। नेतन्याहू ने ऐलान किया, यह जमीन हमारी है, यहां कभी कोई फलस्तीनी राज्य नहीं बनेगा, हम इस बस्ती की आबादी को दोगुना करेंगे। दरअसल यह विवादित इलाका ये क्षेत्र कहलाता है। लगभग 12 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जोन पूर्वी यरूशलेम को वेस्ट बैंक की बड़ी बस्ती माले अदुमीम से जोड़ देगा। विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है, यह योजना हजारों अवैध बस्तियों को जोड़कर फलस्तीनी जमीन को टुकड़ों में बांट देगी। यानी भविष्य में अगर फलस्तीन राज्य बनता भी है तो वो बिखरे हुए हिस्सों में होगा, बिना किसी भूगोलिक निरंतरता के। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो चुके हैं। कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर इजराइल का हमला और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों ने इसकी सख्त निंदा की है। पाकिस्तान ने इसे कूटनीति पर हमला बताया और कहा कि इजराइल दशकों से गजा में राज्य प्रायोजित आतंकवाद कर रहा है। वहीं कतर के प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल ने इजरायली धमकियों को खुले तिरस्कार और व्यंग्य भरी नजरों से ठुकरा दिया। गजा में हालात और भी भयानक। आज ही 42 लोगों की मौत, जिनमें 14 एक ही परिवार से। अक्टूबर 2023 से अब तक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा घायल और हजारों अब भी मलबे तले दबे हैं। हमास ने साफ कह दिया है, लड़ाई जारी रहेगी जब तक इजरायली सेना गजा से पूरी तरह वापस नहीं जाती और तबाह इलाकों का पुनर्निर्माण नहीं होता। इजराइल का कतर पर हमला अब सिर्फ गजा तक सीमित संघर्ष नहीं रहा, बल्कि पूरे गल्फ क्षेत्र को अस्थिर करने वाली घटना बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य, यहां तक कि इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका ने भी इस पर निंदा जताई है। यह दिखाता है कि वॉशिंगटन भी मानता है कि कतर जैसे सहयोगी पर हमला हद से आगे। अब सवाल यह है कि क्या यह टकराव गजा से निकलकर पूरे क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा या अंतरराष्ट्रीय दबाव इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर करेगा। अगली खबर यमन से जुड़ी है। अमेरिका ने हूथियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। 32 लोग, कई कंपनियां और 4 जहाज निशाने पर। इसमें चीन आधारित कंपनियां और पेट्रोलियम स्मगलर भी शामिल है। अमेरिका का आरोप है कि हूथी रेड सी में हमलों से समुद्री सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं, जबकि हूथी इसे गजा युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीनियों के समर्थन के रूप में पेश कर रहे हैं। इसी बीच इजराइल के हवाई हमलों में सना और अल-जौफ में 35 लोगों की मौत हुई है। अगला अपडेट उस काफिले का जो गजा की तरफ घेराबंदी तोड़ने के लिए बढ़ रहा है। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला गजा की ओर बढ़ने के लिए अदीब ट्यूनीशिया में हुए हमलों के बावजूद ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि उनका मिशन जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं ने इन हमलों को केवल ध्यान भटकाने की कोशिश बताया और कहा कि वे गजा की नाकाबंदी खत्म करने के लिए अपनी यात्रा पूरी करेंगे। अगली और आखिरी खबर कश्मीर से, जहां उठापटक जारी है। मैं बस आपका ध्यान इधर भी दिलाना चाहता हूं क्योंकि कई नेताओं को नजरबंद किया गया है और आज की ताजा खबर है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक का दावा है कि उन्हें लगातार नजरबंद कर प्रशासन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। जामिया मस्जिद में नमाज से रोकने से लेकर मस्जिदों के कार्यक्रमों, मुस्लिम कैलेंडर की छुट्टियों और धार्मिक प्रतीकों तक, यह विवाद अब सिर्फ धार्मिक आजादी का नहीं बल्कि राजनीतिक और मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा भी बन गया है। श्रीनगर में हजरत अबल दरगाह पर अशोक चिन्ह के विवाद ने इस तनाव को और गहरा कर दिया है। तो ये थीं आज की देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें। दुआ है कि हालात जल्द सुधरें और इंसानियत की आवाज बुलंद रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल ग्लोबल आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया।